आज हम यहाँ पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें एक तरंगाग्र AB लिया गया है। ये तरंगाग्र AB एक परावर्तक पृष्ठ XY पर तिरछा आपतित हो रहा है। तो इस तरंगाग्र AB पर ये दो अभिलंब हैं, एक तो A बिंदु पर, एक B बिंदु पर। तो ये जो अभिलंब हैं ये इस तरंगाग्र पर किरण के चलने की दिशा को प्रकट करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ा है इसमें कि किसी तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब वहां पर प्रकाश किरण के संचरण की दिशा को व्यक्त करता है और ये किरण को भी प्रकट करता है। तो ये क्या है, अपने में किरण है। तो इस तरंगाग्र AB का सबसे पहले बिंदु A इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है और इसके स्मॉल t समय बाद ये तो जब A यहाँ पर इस परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है तो उसके t समय बाद जो है बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ B परावर्तक पृष्ठ को B डैश पर स्पर्श करती है। यानी इसके A के यहाँ पर स्पर्श करने के t समय बाद B से चलने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ को B डैश पर स्पर्श करती है। जब इस तरंगाग्र का बिंदु A इस परावर्तक पृष्ठ को A पर स्पर्श करता है तो ये यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ के कारण ये A से A पर जो प्रकाश किरण आ रही है ये परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है, ये यहाँ से वापस पहले माध्यम में लौट जाती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर A से चलने वाली जो प्रकाश किरण है ये यहाँ पर परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसके t समय बाद यहाँ से B से एक प्रकाश किरण ये परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी B डैश बिंदु पे, तो इसने t सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, तो t सेकंड में इसने दूरी चली B डैश, उतने ही t सेकंड में ये A से परावर्तित किरण A से A डैश तक पहुंच जाती है। तो यानी t सेकंड में B से चलने वाली किरण B डैश जो यहाँ पर आई ये B डैश, t सेकंड में चली गई दूरी B डैश और t सेकंड में चली गई ये दूरी जो परावर्तित किरण द्वारा चली गई दूरी है वो A डैश, ये आपस में बराबर होंगे। क्योंकि चाहे ये वाली प्रकाश किरण हो, चाहे ये वाली प्रकाश किरण हो, चाहे परावर्तित किरणें हो, इन सब की चाल क्या होगी, बराबर होगी। तो माना यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण की चाल है V, तो यहाँ से ये आपतित प्रकाश किरण की चाल भी क्या होगी V। तो ये आपतित प्रकाश किरण की चाल यहाँ से यहाँ t समय में पहुँच रही है, हमने कहा उतने समय में यहाँ से यहाँ भी ये t समय में पहुँच गई। तो t समय में चली गई ये वाली दूरी A डैश और t समय में चली गई ये वाली दूरी B डैश, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि इन दोनों दूरियों में चाल भी वही है और समय भी वही है। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर माना इस माध्यम में प्रकाश की चाल है V, तो A से A डैश तक चलने वाली परावर्तित प्रकाश की चाल भी V और B से B डैश तक चलने वाली प्रकाश की चाल भी V है। तो यहाँ पर जब तक B से B डैश तक प्रकाश किरण पहुँचती तब तक प्रकाश किरण A से A डैश तक पहुँच गई। अब यहाँ पर जब ये B से B डैश तक प्रकाश किरण पहुँचेगी तो ये भी इसे परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर नहीं जा पाएगी, इसका भी क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से A और A B के बीच जो ये तरंगाग्र है इसके बीच जितने भी बिंदु होंगे यहाँ पे ये सब बिंदु क्या है, तरंगाग्र के बिंदु हैं। इनसे नई तरंगे V चाल से आगे बढ़ रही होंगी। तो इन AB के बीच के बिंदुओं से जो तरंगे चल रही होंगी ये AB के इस परावर्तक पृष्ठ के बीच इन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं पे ये तरंगे टकरा रही होंगी और टकराने के बाद यहाँ से फिर परावर्तित प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा होगा। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि A से चलने वाली जो परावर्तित किरण है वो है A डैश। तो यहाँ पर जो ये A डैश है ये B डैश के बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, A को केंद्र मानकर एक चाप खींचा यहाँ पे A डैश दूरी का। तो A को केंद्र मानकर A डैश दूरी का एक चाप खींचा और इस चाप पर B डैश से हमने एक स्पर्शरेखा खींच दी। तो A डैश यानी A डैश बराबर क्या हो गया, B डैश। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये किसके बराबर होंगी, ये दोनों दूरियां होंगी। जैसे A डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ये दूरी बराबर होता है चाल गुणा के समय। तो इस जगह चाल क्या है, प्रकाश की V और यहाँ से यहाँ जाने का समय T। ऐसे B डैश बराबर भी क्या होगा, ये दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ चाल, यहाँ से यहाँ तक की चाल और यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय। तो यहाँ से यहाँ तक का समय भी T, यहाँ से यहाँ तक चाल भी V है, तो V इंटू T। तो A डैश और B डैश का मान VT आ गया। तो अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे
एक त्रिभुज यहां पर आ गया ए बी बी डैश, ये समकोण त्रिभुज है ए बी बी डैश, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों में यहां पर ये जैसे इस वाले त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है क्योंकि ये अभिलंब था यहाँ पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस वाले त्रिभुज में ए बी बी डैश में कोण ए बी बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का कौन सा कोण ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये दोनों किसके बराबर हो गए? प्रत्येक 90 अंश के बराबर है। इसी प्रकार से यहां पर दूसरा इस वाले समकोण त्रिभुज का ये कर्ण, कौन सा कर्ण? इस वाले समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है? ए बी डैश, इसका कर्ण ए बी डैश बराबर इस वाले समकोण त्रिभुज का, इसका भी कर्ण कौन है? ए बी डैश, ये भी कर्ण है। तो ये दोनों कर्ण क्या है? ये उभयनिष्ठ हो गए, दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार से इस पहले वाले समकोण त्रिभुज की भुजा, इस वाले समकोण त्रिभुज की भुजा बी बी डैश, ये इस दूसरे वाले समकोण त्रिभुज की भुजा ए डैश के बराबर है। ये हम पहले यहां पे सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 1 में सिद्ध किया है इसको, ये हमने इसको समीकरण 1 से सिद्ध किया है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले समकोण त्रिभुज में, इस वाले समकोण त्रिभुज में दोनों के एक एक कोण समकोण हो गए, दोनों के कर्ण आपस में क्या है? उभयनिष्ठ हैं। और इसी प्रकार से दोनों की एक एक भुजा, कर्ण के अलावा एक एक भुजा भी दोनों की क्या है? आपस में बराबर है। अतः यहाँ पर प्रतिबंध जो है, हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पढ़ रखे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों का एक प्रतिबंध है RHS। इस त्रिभुज का R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर साइड, कर्ण, समकोण, कर्ण और भुजा। इस त्रिभुज का समकोण, कर्ण और ये वाली, इस त्रिभुज का समकोण, कर्ण और ये भुजा इस त्रिभुज के समकोण, कर्ण और इस भुजा के बराबर है। तो अतः RHS प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या होगी? सर्वांगसम होगी। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी बी डैश और त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए डैश बी डैश। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसका अर्थ है इन दोनों त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का ये वाला भाग, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? ए बी बी डैश का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। तो जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसका अर्थ है उन दोनों त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण कौन सा कोण है? ये कोण बी ए बी डैश, बी ए बी डैश ये बराबर हो गया इस त्रिभुज के इस वाले कोण का। देखिए इस त्रिभुज का ये कोण इस वाले त्रिभुज में इस कोण के संगत है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये कोण है कोण ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए। अब यह है कि ये कोण क्या माना जाएगा? ये कोण है तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण, ये वाला कोण यहां पे। तो ये तरंगाग्र ए बी और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण, ये कोण होता है आपतन कोण। यह है आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण आपतन कोण। और ये हो गए यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या है? परावर्तित तरंगाग्र है। और ये थी परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण पर बी डैश हमने जो स्पर्शिका खींची थी यहाँ पे, तो ये हो गया था परावर्तित तरंगाग्र। इस परावर्तित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होगा, ये कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। तो परावर्तित तरंगाग्र और पृष्ठ के बीच का कोण परावर्तन कोण, इसको हमने R से दर्शा रखा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू I आ गई और इसकी वैल्यू R आ गई, तो I बराबर R, यानी आपतन कोण
इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। यही क्या है, परावर्तन का पहला नियम है कि किसी परावर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि यहाँ पर ये आपतित तरंगाग्र पर ये आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण और तरंगाग्र ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, लंबवत थे। यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये NA। तो NA यहाँ पर अभिलंब है बिंदु A पे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये कोण भी क्या होगा, ये आपतन कोण होगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर N डैश B डैश, ये भी यहाँ पर अभिलंब है इस B डैश बिंदु पर। तो ये अभिलंब और ये क्या थी, परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये भी क्या होगा, ये होगा परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया। इसमें आपतन कोण दो बार है, एक तो आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण, ये भी आपतन कोण होगा। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण भी आपतन कोण होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब और तरंगाग्र दोनों लंबवत हैं। इसी प्रकार से आप ये वाला अभिलंब NA और ये परावर्तक पृष्ठ भी क्या है, दोनों एक दूसरे पे लंबवत हैं। तो अगर ये तरंगाग्र इस परावर्तक पृष्ठ से आपतन कोण बना रहा है, तो ये अभिलंब भी इस आपतन किरण के साथ आपतन कोण आई ही बनाएगा। ऐसे यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे जैसे AB तरंगाग्र आगे बढ़ता है, तो AB के बीच के जो बिंदु हैं, ये इस पृष्ठ के बीच के, इस पृष्ठ में AB डैश के बीच के जो अन्य बिंदु होंगे, यहाँ पर ये इनसे टकराते हैं और यहाँ से नई तरंगे ऊपर की ओर आती है। तो AB डैश के बीच जब यहाँ से आने वाली किरणें टकराएंगी, तो यहाँ से परावर्तित किरणें ऊपर की ओर आएंगी। तो ये परावर्तित किरणें इस B डैश A डैश पृष्ठ को एक साथ स्पर्श करेंगी। तो इसलिए B डैश A डैश जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये नियम था कि ये जो आपतित किरण, अभिलंब और यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही क्या है, परावर्तक पृष्ठ पर हैं। अतः ये इससे सिद्ध हो गया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सब क्या होते हैं, एक ही परावर्तक पृष्ठ के ऊपर स्थित होते हैं या परावर्तक तल पर स्थित होते हैं। क्योंकि जब आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और इन पर आपतित किरण, परावर्तित किरण सब एक ही तल, परावर्तक तल के ऊपर स्थित हैं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो अभिलंब होगा ये भी क्या होंगे, इस परावर्तक पृष्ठ पर ही स्थित होंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। ये इससे जो है हाइगेंस के ये सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है, वो नियम भी प्रूफ हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही परावर्तक पृष्ठ के ऊपर स्थित होते हैं। थैंक यू।